ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम वीडियो बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में, एक नए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसके पहले आपने मेटाफर तक समझा था कि मेटाफर क्या होता है। आज हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन, जिसका अर्थ होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। अगर हम बात करें पर्सन ऑफिस में फिकेशन शब्द का जुड़ा फिकेशन, ठीक है। यहाँ व्यक्ति की चर्चा होती है, किसी व्यक्ति के बारे में, और अगर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वो व्यक्ति जो फिक्शन है, जो निर्जीव है, ठीक है, लाइफलेस को क्या करना है, लिविंग बनाना, लिविंग बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो निर्जीव होता है उसको सजीवता प्रदान की जा रही है, उसको ह्यूमन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज पर्सोनिफिकेशन कहलाती है और उसको ही मानवीकरण, मानव है उसको विकरण, मतलब कि जो निर्जीव है उसको सजीवता प्रदान की जा रही है, विचारों की सजीवता ना, या विचारों के माध्यम से उसको सजीव प्रदान किया जा रहा है। जैसे कोई ऐसा एक इंसान है कि वो एक विचार नहीं रहेगा, एक व्यक्ति हो गया जाकर, इस प्रकार से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विशेष तौर पर ये कवि जो होता है, पोएट जो होता है, ये अपने उसमें इसका उपयोग बड़े अच्छे से करता है, इस फिगर ऑफ स्पीच का। तो इसीलिए उस फिगर ऑफ स्पीच को ही मानवीकरण कहा जाता है। अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन is a figure of speech in which lifeless objects, lifeless ideas or lifeless things are represented like a human beings, मीन्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव विचार हैं, इस प्रकार से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि उनको हम ये मान लें कि वो सजीव हैं, हकीकत में हो गए, उनकी बातों में से लगता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं विचारों को, जैसे कहा गया कि लव इज ब्लाइंड, राइट, प्रेम अंधा होता है, राइट। इसमें क्या है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो यहाँ प्रेम को, जो लव को एक मैन को मिलेगी, इसे मैन की होती है, मतलब फुल बॉडी, राइट, वहां फुल बॉडी को इस रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेम अंधा होता है। मतलब प्रेम अंधा, जैसे व्यक्ति अंधा होता है, जैसे कि इंसान अंधा होता है, तो प्रेम को उसने अंधा कर दिया। तो प्रेम का मतलब पूरा ह्यूमनिज्म, मतलब पूरी उसकी बॉडी बना दी। जिस प्रकार के इंसान को दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह प्रेम को दिखाई नहीं पड़ता, प्रेम अंधा होता है। अब इसको विचार को उसमें लेकर देखिए, जो प्रेम करते हैं वो किसी के प्रेम हो, किसी लड़की से प्रेम करना हुआ, किसी पिता का अपने पुत्र से हुआ, या देश हुआ, वंश हुआ, व्यक्ति हुआ, दोस्त हुआ, किसी से भी प्रेम हो, लेकिन प्रेम कैसा है, अंधा है। वो उस व्यक्ति की ऊपरी तौर पर प्रेम, उनके विभावों को देख नहीं पा रहा, वो मेरे लिए कितना घातक है, कितना हानिकारक है, मेरे बारे में गलत चीज सोचता है, गलत ही निर्णय बनाता है, प्लानिंग बनाता है, लेकिन वो तब भी उसको व्यक्ति को अच्छा मानता है। तो ऐसी चीज के प्रेम को हम क्या बोलते हैं, प्रेम अंधा होता है। एक एग्जाम्पल सब और समझ सकते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस is the best teacher. यहाँ पर जो अनुभव है, ठीक है, अनुभव को एक शिक्षक का उपाधि, ठीक है। तो अनुभव कैसे बना दिया, एक मैन की तरह, पर्सन बना दिया, ठीक है, एक व्यक्ति से
सेम जैसे एक इंसान के अंदर ज्ञान होता है, उसी तरह कह रहा है कि आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव कलेक्ट किया है वो अनुभव आपका एक शिक्षक के समान है। अब यहाँ अनुभव एक रूप दे दिया गया, एक ह्यूमनिज्म दे दिया गया, पूरी मानवतावाद के जो भाव लेकर के बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मानव रूप पर कर दिया गया इसको, इस विचार को। तो ये विचार इस प्रकार रिप्रेजेंट करता है कि जैसे वो स्वयं में ही एक हकीकत इंसान। तो पर्सोनिफिकेशन में यही चीज है कि लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो अब ऑब्जेक्ट वो विचार नहीं रह गए, तो स्वयं में इंसान हो गए। इस प्रकार से उसको मैप करते हैं। तो आपने देखा पर्सोनिफिकेशन में इस प्रकार के एग्जाम्पल्स उसमें अच्छे से दिए जाते हैं, जिसमें से वो ऐसा प्रकट किया जाता है कि जैसे कि वो सत्य घटना पर आधारित हो। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन। ये ज़्यादातर कवियों को बहुत प्रिय होता है। कवि इन अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता में करके उस कविता को ज्वलंत जीवंत प्रदान कर देते हैं। वो बहुत जागरूक कविता हो जाती है, उसको जो सुनता है वो भी बहुत मोटिवेट हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है ना। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा ही अलंकार है। चलिए नेक्स्ट अलंकार के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अलंकार आपका है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन एक ऐसा अलंकार है जिसमें से अपोजिट वर्ड्स एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। अपोजिट वर्ड या फिर है ऑक्सीमोरन, जिसका पता है विरोधाभास। विरोधाभास, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें विरोधाभास जो होता है इसमें हम उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीमोरन is a figure of speech in which two opposite words are used in the given example. इसमें दो अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग उसमें किया जाता है और ये सेंटेंस में इस एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब आप देख सकते हो ओपन और सीक्रेट दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। ओपन माने होता है खुला और सीक्रेट माने होता है बंद। तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे तीसरा दिया गया यू आर रेगुलर इरेगुलर। यू आर रेगुलर इरेगुलर। अब यहाँ पर देखिए रेगुलर और इरेगुलर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, दो अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें ऐसे प्रकट की जाती है जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स का बहुत अच्छे तरह से इसमें प्रयोग किया जाता है, राइट। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए वह एग्जाम्पल आपका ऑक्सीमोरन है। तो इसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जब आप इनको पढ़िए तो ये देखिए, चाहे ये पॉइंट बहुत अच्छे से होते हैं, तो अगर दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ में प्रयोग किए गए हैं तो समझ लीजिएगा तो वह एग्जाम्पल हमारा किसका है, ऑक्सीमोरन। जैसे एग्जाम्पल पोएट्री का पहली पॉइंट है आपकी 12th में कि हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, ही हैज ऑल, राइट। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर नथिंग और ऑल, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें उसके पास सब कुछ है। तो दोनों चीज में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर कभी दिखाई पड़ते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है, विरोधाभास वाली बात करना होता है। तो कभी भी हम जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं एग्जाम में तो ये एग्जाम्पल्स हमको दिखाई पड़ने लगते हैं।
इसका देखने का सबसे तरीका होता है कि सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स उसमें प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीच के बारे में, और वो है लास्ट ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया इसमें क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। लास्ट ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपोइया, ठीक है। इसका होता है ध्वनि सूचक। एक ऐसा अलंकार जिसमें ध्वनि के माध्यम से इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें साउंड को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि ओनोमैटोपोइया is a figure of speech in which the sounds suggest its meaning with suitable sense, right? इसमें क्या होता है कि ध्वनि जो होती है, आवाज जो होती है, साउंड जो होती है, विभिन्न प्रकार के उसमें प्रयोग की जाती है। विभिन्न प्रकार के साउंड्स को उसमें उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा ये कंफर्म हो जाता है कि साउंड्स क्या कहना चाहता है। पक्षियों के साउंड, व्यक्ति के साउंड, जीवों के साउंड, है ना, उन ध्वनि के माध्यम से वो आगे उसको बताते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल्स में है कि बर्ड्स आर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही हैं। दूसरा है स्नेक्स आर हिसिंग, right? The children are crying, तो ये सारे साउंड जो है ध्वनि, जैसे द डोर ओपन बैंग बैंग, है ना, दरवाजा खोलने पर बैंग बैंग की आवाज आती है। तो इसमें ध्वनि के माध्यम से हम उस व्यक्ति की, उस बर्ड्स की, उस जीव की दशा को समझ सकते हैं। इसलिए साउंड का देखिए, अलंकार को बनाने वाले जो एक्सपर्ट रहे होंगे, कि सोच रहे होंगे कि हम किसी की व्यक्ति की ध्वनि आवाज सुन करके हम उसकी मनोदशा को जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कितनी कंडीशन में, कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर कोई व्यक्ति खुश होता है तो खुशी की कितनी आवाज होती है, हिप हिप हुर्रे, आई वॉन द मैच। तो इस तरह से खुशी का एहसास कराते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, साउंड होते हैं जो बिल्कुल दुख प्रकट करते हैं। तो चिड़िया चहचहा रही हैं, जो दोनों बात कह रही हैं। कभी चिड़िया उसमें होती है, अगर आप चिड़िया बैठी हुई बीच में कोई जीव आ गया, सांप आ गया वहाँ पर, या बिल्ली आ गई, तो आप देखा होगा कि चिड़िया डरने में होने लगती है। रात में कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो अगर आप उसको देखते हो क्यों भौंक रहे हैं, तो आप समझ सकते हो क्या कंडीशन हो सकता है कि आप घर में कोई दूसरा हो और कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन आप उठे नहीं आलस में, और सारा घर की चोरी हुई चली गई। आपने एक लेसन पढ़ा होगा हल्कू का पार्ट, जिसमें से उसमें झबरा नाम का कुत्ता था, वो भौंक रहा था, लेकिन हल्कू उसकी आवाज़ तो सुना नहीं, आलस में उठा ही, सारा खेत में से चल के चले गए। तो साउंड एक ऐसा अर्थ है जो हमें सजेस्ट करता है, इंडिकेट करता है कि कुछ तो है। व्हाई क्राइंग डियर्स, व्हाई इज साउंड कमिंग फ्रॉम, वो आवाज़ क्यों आ रही है, क्यों आवाज़ ऐसा हो रही है, हमें वॉच करना चाहिए। अगर हम गाड़ी साइकिल चला रहे होते हैं और गाड़ी में स्टार्ट नहीं हो रही है, बार बार आप कर रहे हैं, या रास्ते में चलते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, कट की आवाज़ आ रही है, तो अगर आप उसको मैकेनिक को दिखा दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप चलाते चले जा रहे हो तो ऐसी जगह में खराब होगी कि आपके सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप खुद ही उसको झेलिए, प्रॉब्लम झेलिए, और उस वजह कभी क्रिटिकल कंडीशन में झेलना पड़ सकता है। एक्सीडेंट रास्ते में हो गया उस वजह से और सभी लोग फंस गए। तो अगर हम साउंड को बड़े ध्यान से सुन रहे होते तो हम अपनी समस्या को हल कर रहे होते।
तो ये अलंकार हमें बताता है कि हमें साउंड को सुन करके समझ जाना चाहिए। कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे ही रो रहा है, कि भूखा ही हो सकता है, कि दूध पिलाना है, हो सकता है कोई कीड़ा काट रहा हो, कोई कीड़ा काट रहा हो, और आप गए कि बच्चा रोते रोते ही दम तोड़ दिया, मर गया, आप तो इंतजार करते रहे। तो साउंड को आपको देखना है, साउंड अगर हो रहा है किसी चीज की, घर में कोई साउंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीजंस क्या है। अगर आप इसको जाकर देख सकते हैं तो हम बहुत बड़ी समस्या को उससे दूर कर सकते हैं, उस समस्या से हम बच सकते हैं। तो ये थे आपके 7 अलंकार से, ये आपका 7वें नंबर का था, और ये आपका शायद को जो पढ़ा था बताई थी कि इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। राइट राइट। ये सिंपली, हाइपरबल, एपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आउजिंग और ओनोमेटोपोइया, ये 7 प्रकार के हम फिगर जिसको शॉर्ट बोलते हैं फोज। फिगर ऑफ स्पीच इज इक्वल टू 7 और दिस इज फिगर ऑफ स्पीच। ये 7 प्रकार का आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये सारी चीजें हमको याद करनी चाहिए। फिगर स्पीच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के एग्जाम्पल होते हैं और 2 नंबर की डेफिनेशन होती है। इसको याद करें और पीछे तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।